कल सब रात ठीक 10:15 बजे पहुंच जाना और अपने जरूरी सामान के साथ कपड़े भी ले आना। सुबह के 4:40 बज रहे थे। पूरी बस में सिर्फ मैं ही जाग रहा था। बाकी सब, टीचर्स और मेरे दोस्त तक, गहरी नींद में थे। ये मेरी कॉलेज की पहली ट्रिप थी, जो मुंबई जा रही थी। मन में अलग ही एक्साइटमेंट थी। सिर्फ एक दिन की ट्रिप थी, इसलिए सोच रहा था पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कुछ देर बाद मैंने सोचा, अगर अभी नहीं सोया तो बीच सफर में थक जाऊंगा। यही सोचकर मैंने आंखें बंद कर लीं। शाम 6 बजे हम लोग एक लोकल रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुके। मैं और मेरे दोस्त हाथ धोने के लिए बाथरूम गए। वही पूरे दिन की बातें कर रहे थे। मैं हाथ धो ही रहा था कि तभी हमारे कॉलेज के कुछ लड़के अंदर आए और अचानक मेरे दोस्त अभिनव पर चिल्लाने लगे। पूरे रास्ते मेरी जीभ को क्यों देख रहा था। कुछ सेकंड पहले तक माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन देखते ही देखते गर्म हो गया। अभिनव बार बार बोल रहा था, रितेश भाई, मैंने इस बार किसी लड़की को स्टॉक नहीं किया। मैं सच में बेगुनाह हूं। सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। कौन जाने उसने किया हो या सच में नहीं किया हो। तभी मैडम भी वहां आ गईं। उन्होंने कहा, अभी ये सब बंद करो, बाद में बात करेंगे। फिलहाल मामला वहीं खत्म कर दिया गया। हम वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। लेकिन सामने बैठे वही 3-4 लड़के लगातार हमारी तरफ देख रहे थे। मुझे लग रहा था कि बात यहीं खत्म नहीं हुई है। दिल में बस यही चल रहा था, यार, कॉलेज की पहली ट्रिप है और पहले ही दिन ये सब। मैं बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद हम वापस बस में बैठ गए। मैंने मैडम से टाइम पूछा। करीब 7 बजने वाले हैं। अभी 9 से 10 घंटे का सफर बाकी है। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बैठते ही देखा, वो लड़के फिर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने भी वैसा ही किया। फिर मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। करीब 3 घंटे बाद हमारी बस फिर एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकी। ड्राइवर ने कहा, जिसे कुछ खाना है या खरीदना है, जल्दी कर लो, बस 20 मिनट रुकेंगे। मैं और मेरे दोस्त टाइम पास करने बाहर निकल गए। लेकिन वही लड़के भी हमारे पीछे बाहर आ गए। इस बार हमने तय किया कि बाथरूम में जाकर बात खत्म कर देते हैं। जैसे ही अंदर पहुंचे, उनमें से एक लड़का गुस्से में बोला, बहुत मार खाएगा अभिनव तू। बस एक बार सॉरी बोल दे, यही मामला खत्म। वो लड़का मेरे इलाके का ही था, इसलिए मैं किसी एक का पक्ष भी नहीं ले सकता था। अभिनव इस बार भी गुस्से में बोला, मेरे का सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों फिर जोर जोर से बहस करने लगे। आखिरकार मैं बीच में आ गया। बस करो दोनों, अभी ट्रिप खराब मत करो। सोलापुर पहुंचने के बाद जो करना है, कर लेना। यहां कोई नया बवाल मत खड़ा करो। शुरू में दोनों एक दूसरे को मारने की बातें कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट बाद दोनों किसी तरह शांत हो गए। हम लोग फिर बस में आकर बैठ गए। बस चलने ही वाली थी कि मैडम ने हमसे पूछा, सब ठीक है ना? हमने कहा, हाँ मैडम। क्यों? उन्होंने थोड़ा अजीब नजरों से देखा और बोलीं, मैंने देखा तुम लोग 2 बार बाथरूम गए थे। एक सेकंड के लिए मैं, अभिनव और बाकी सब चुप हो गए। समझ ही नहीं आया क्या जवाब दें। तभी सोहेल बोला, कुछ नहीं मैडम, सब ठीक है। मैंने भी कहा, हाँ मैडम, सब ठीक है। वो चली गईं और बस फिर से चल पड़ी। मैं अपनी सीट पर बैठा ही था कि अचानक लगा, यार, मैं कुछ भूल रहा हूं। बार बार दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। मैंने खुद से कहा, शायद बेवजह ज्यादा सोच रहा हूं। मैंने खुद को रिलैक्स किया, बाहर का नजारा देखने लगा। पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। अचानक किसी ने मुझे जोर से हिलाया। मैं घबराकर उठा। पीछे देखा तो मैडम थीं। वो जल्दी जल्दी बोलीं, सब लोग तुरंत बस से नीचे उतर जाओ।
इंजन से जहरीली गैस निकल रही है। कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैं तुरंत नीचे उतर गया। रात के 11:50 बज रहे थे। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ? उसने इंजन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इंजन में बड़ा प्रॉब्लम है, और जो गैस निकल रही है वही सबसे बड़ी दिक्कत है। मैंने मन ही मन कहा, अब इससे ज्यादा क्या खराब हो सकता है। थोड़ी देर बाद मैडम ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने बताया, मैंने प्रिंसिपल सर से बात की है। सुबह तक कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आज रात हमें यही पास के एक मोटल में रुकना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा, पास में स्पार्क मोटल है, सस्ता भी है और ज्यादा दूर भी नहीं। मैंने मन ही मन सोचा, बस बजट की ही पड़ी है। कुछ देर बाद सबने अपना अपना सामान उठाया और मोटल की तरफ चल पड़े। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कुछ लोग जल्दी जल्दी वहां से निकल रहे थे। पता नहीं क्यों, अंदर कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी होने लगी। मोटल वाले ने कहा, लड़कियों और लड़कों के अलग अलग कमरे होंगे। कुछ देर बाद मैडम बोलीं, लड़कों का कमरा नंबर 40 है, और कोई बेवकूफ़ी मत करना जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैंने पूछा, मैडम, ड्राइवर कहाँ रुकेगा? उन्होंने कहा, उसके लिए अलग कमरा है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, वैसे भी उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, इसलिए उस बात को छोड़ो और जाकर सो जाओ। इतना कहकर वो लड़कियों के कमरे की तरफ चली गईं। लेकिन असली परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। सोहेल और अभिनव अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त फिर लड़ पड़ेंगे। हम कुल 10 लड़के कमरे के अंदर आए। कमरा उम्मीद से ठीक था, लेकिन अंदर आते ही दोनों फिर शुरू हो गए। इस बार लड़ाई का मुद्दा था, बेड पर कौन सोएगा। मैंने कहा, मैं बाहर हूं भाई। मैंने कंबल उठाया और फर्श पर बिछाने लगा, लेकिन दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाकी दोस्त उनकी लड़ाई देखकर हंस रहे थे। बेड इतना छोटा था कि मुश्किल से एक आदमी ही सो सकता था। उनकी बेहस से तंग आकर बालकनी में चला गया। कांच का बड़ा दरवाजा खोला, एक कुर्सी खींची और बाहर बैठ गया। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। ना गाड़ियों की आवाज, ना भीड़, बस ठंडी हवा चल रही थी। मैं आराम से बैठा आसपास देखने लगा। तभी मेरी नज़र बगल वाले कमरे पर पड़ी। मैंने इधर-उधर नज़र घुमाई। बगल वाले कमरे की बालकनी में कोई खड़ा था। मैंने सोचा, शायद कोई दूसरा गेस्ट होगा। उसी वक्त उसने भी अपना कांच का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मैंने ध्यान से देखा, वो हमारी बस का ड्राइवर था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्का सा सिर हिलाया। उसने भी वैसा ही किया। लेकिन तभी मेरी नज़र उसके बाएं हाथ पर गई। उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का छोटा पैकेट था। मैंने उंगली से उस पैकेट की तरफ इशारा किया। ये देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा, फिर बिना कुछ बोले अंदर चला गया। मैं तुरंत कमरे की तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाया, अरे, सब बाहर आओ। मेरी आवाज सुनकर सब बाहर आ गए। अभिनव, सोहेल, बाकी दोस्त, सब। क्या हुआ? सबने एक साथ पूछा। मैंने ड्राइवर वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए पूरी बात बता दी। इतने में हमारी मैडम भी बाहर आ गईं। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्या हो रहा है? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने पूछा, मैडम, क्या ड्राइवर इसी कमरे में रुका है? उन्होंने हैरानी से कहा, नहीं। क्यों? मैं बोला, अभी मैंने उसे यही देखा। उसके हाथ में एक सफ़ेद पैकेट भी था। मैंने दोबारा उस कमरे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं खुद सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने सोचा शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। ज्यादा तमाशा करना ठीक नहीं था। सब लोग वापस कमरे में चले गए, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी कमरे पर जा रही थी। कुछ देर पहले वहां लाइट जल रही थी,
अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। मैं भी वापस कमरे में आया, लेकिन अंदर फिर वही ड्रामा शुरू था। इस बार भी सोहेल और अभिनव भिड़ गए। करीब 12:30 बजे जाकर मेरी सहनशक्ति खत्म हो गई। मैं गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम दोनों अभी नहीं रुके ना, तो बेल्ट निकालकर दोनों की दूंगा। पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बैठ गया भाड़ में। दोनों नीचे फर्श पर सो जाओ। मेरी बात सुनकर दोनों चुप हो गए। उन्होंने कंबल उठाया और फर्श पर लेट गए। सोते सोते भी सोहेल बोला, अगर किसी को बेड पर सोते देखा ना, तो सुबह छोड़ूंगा नहीं। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी अचानक मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सीने में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। गुस्सा भी बढ़ रहा था। मैंने अपना कंबल उठाया और कांच के दरवाजे के पास बिछाकर लेट गया। पता नहीं कितनी देर बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मुझे जोर का झटका दिया हो। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मोबाइल देखा। रात के 2:43 बज रहे थे। कमरे में सब गहरी नींद में सो रहे थे। इतनी गहरी नींद जैसे किसी को उठाना भी मुश्किल हो। मैंने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उल्टा सीने का भारीपन और बढ़ने लगा। मैं बार बार याद करने की कोशिश कर रहा था, मैं क्या भूल गया हूं, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं उठा, धीरे से बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर जाकर कुर्सी पर बैठ गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं खुद से कह रहा था, सोहेल और अभिनव के चक्कर में शायद अपनी ही कोई जरूरी चीज भूल गया हूं। उसी वक्त मुझे किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। आधी रात में आवाज सुनकर एक पल के लिए पूरा शरीर सिहर गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। अंदर अभिनव नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने राहत की सांस ली। चलो, बेकार में डर गया था। मैंने मोबाइल निकाला और टाइम पास करने के लिए स्क्रॉल करने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर लगातार, लेकिन कमरे में कोई नहीं जागा। आखिरकार मैं उठा और दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। धीरे से लॉक खोला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मैं पूरी तरह उलझ गया। दरवाजे के सामने मोटल का मालिक खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सॉरी सर, इतनी रात में परेशान कर रहा हूं, लेकिन सब ठीक है ना? मैंने हैरानी से पूछा, हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो बोला, थोड़ी देर पहले मुझे किसी के जोर से चीखने की आवाज आई थी, इसलिए देखने आ गया। मैंने कहा, अरे नहीं, हमारे लड़कों में थोड़ी बहस हुई थी, बस वही होगा। अब सब सो रहे हैं। मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसने हाथ से दरवाजा पकड़ लिया। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, थोड़ी देर पहले मतलब बस 5 मिनट पहले। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर पूछा, क्या कहा आपने? उसने दोबारा वही बात दोहराई। मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, बाद में इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। मैंने कहा, हम लोग तो पिछले 2-3 घंटे से सो रहे हैं, किसी ने चीखा भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है सर, फिर सॉरी, आपको परेशान किया। इतना कहकर वो चला गया। अब मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। मैं कमरे के अंदर आया, एक एक करके सबके चेहरे देखने लगा। सब गहरी नींद में थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं झुंझलाकर बोला, अभी तो बताया ना, कोई नहीं चीखा। लेकिन बाहर से फिर वही दस्तक सुनाई दी। इस बार मैं गुस्से में दरवाजा खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने पूरे कॉरिडोर में नजर दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन तभी कॉरिडोर के आखिर में
हमारे कमरे से करीब 6 कमरे दूर मुझे मोटल का मालिक खड़ा दिखाई दिया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मेरे सीने में दबाव और बढ़ गया। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया। उसी पल अचानक मुझे याद आया, मेरा अस्थमा पंप। मैंने माथे पर हाथ मारा। यार, मैं इसे कैसे भूल गया। मैंने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें रखा एक्स्ट्रा पंप निकाल लिया। कुछ देर बाद सांस थोड़ी सामान्य हुई। मैंने खुद से कहा, शायद ये सब मेरी घबराहट और तबीयत की वजह से हो रहा है। मैं वापस लेटा और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। इमरजेंसी बस भी आ चुकी थी। उधर सोहेल और अभिनव का मामला भी खत्म हो चुका था। सोहेल की गर्लफ्रेंड ने उसे चैट पर बताया कि जिस लड़के की वो बात कर रही थी वो अभिनव था ही नहीं। पूरा मामला सिर्फ एक गलतफहमी निकला। अभिनव ने सोहेल की अच्छी खासी क्लास लगा दी। सोहेल ने अपनी गलती मान ली और माहौल फिर से सामान्य हो गया। मैं कमरे से बाहर निकला, तभी मैंने देखा बस ड्राइवर भी बगल वाले कमरे से बाहर आ रहा था। उसने हमेशा की तरह मेरी तरफ देखा। उसी समय मैडम भी बाहर आईं। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे, तुम लड़कों के कमरे के बगल में रुके थे? ड्राइवर हंसकर बोला, हाँ मैडम, मैंने किसी को बताया नहीं था, सिर्फ रितेश को पता है। हम सब बस की तरफ चलने लगे। मैं धीरे से ड्राइवर के पास गया और पूछा, कल रात आपके हाथ में जो सफेद पैकेट था उसमें क्या था? उसने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो वो क्या है? बस किसी को मत बताना, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तब मैं उसे लेता हूं। मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। उसी वक्त मैडम दूर से चिल्लाईं, चलो सब लोग, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हम बस की तरफ बढ़ गए। बस में बैठने से पहले मैंने मोटल के मालिक को देखा। मैं उसके पास गया और धीरे से पूछा, कल रात जो चीख सुनाई दी थी उसका पता चला? वो बोला, नहीं, कुछ पता नहीं चला, लेकिन रहने दो, वरना हमारे मोटल की बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा, सही बात है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। आप तो रात में 2 बार हमारे कमरे पर आए थे, फिर आपको कुछ कैसे नहीं पता चला? मेरी बात सुनते ही वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। वो बोला, 2 बार? नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक बार ऊपर आया था, उसके बाद सीधा सीसीटीवी देखा और अपने घर चला गया। मैं दूसरी बार कभी आया ही नहीं। ये सुनते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसी वक्त मैडम की आवाज आई, रितेश, जल्दी आओ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन पूरी यात्रा के दौरान मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मोटल का मालिक दूसरी बार आया ही नहीं था, तो उस रात हमारे कमरे के बाहर दस्तक देने वाला कौन था?